महासागर की खास मुलाकात में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ। हम हमेशा ही विविध क्षेत्रों में प्रसिद्ध कलाकार एवं बड़ी बड़ी हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी हमारे साथ एक खास हस्ती उपस्थित है। आज 27 अगस्त यानी प्रसिद्ध गायक मुकेश चंद माथुर इनकी पुण्यतिथि है। लोकप्रिय तौर पर सिर्फ मुकेश के नाम से जाने वाले हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख पार्श्व गायक थे और इन्हीं की आवाज के रूप में विदर्भ में प्रसिद्ध कलाकार दामोदर लाल खिंची आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी हमने सुना है आप पूरे विदर्भ में मुकेश जी की आवाज के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन आपकी गायकी की शुरुआत कहाँ से हुई? मुझे तो बचपन से ही शौक था ये चीजों का, बचपन से लगाव था गाने का। घर में भजन करना, गाना, ऐसा इस तरीके से करते करते मैं नागपुर शहर के मशहूर ऑर्केस्ट्रों में भी काम करने लगा। उसके बाद में फिर मैं कंपटीशन वगैरह में जाता था, नागपुर जेसीस और लॉयंस क्लब, ऐसे जो कंपटीशन होते थे उसमें मैं भाग लेता था। तो उसके बाद मैं 1975 में मैंने सोचा कि क्यों ना अपन अपना एक ग्रुप बनाए। तो मैंने अपना एक ग्रुप बनाया और उसको मैं काफी हद तक के उस ग्रुप को मैं चलाया। लेकिन आपने जब अपनी गायकी शुरुआत की थी, आपकी जब शुरुआत की तब आपके घर से आपको सपोर्ट था? जी सपोर्ट था मुझे घर से। जी घर से पिताजी वगैरह का, माँ वगैरह का, सिस्टर का सपोर्ट था मुझे। जी। तो आपने मतलब स्कूल के टाइम से ही अपने गाना शुरू कर दिया था। आपके गुरु कौन थे तब? मेरे गुरु गंगाराम जी भावनगढ़ करके थे। मुझे वैसे 4 गुरु हुए। इनसे मैंने रिदम सीखा था और म्यूजिक किस तरीके से बनाया जाता है वो सीखा था। उसके बाद में फिर मैं दूसरा गुरु बनाया जो हमारे नागपुर शहर के मशहूर वादक थे, कमलेश जी आगारकर। उनके पास मैं उनको अपना गुरु बनाया। फिर उनसे मैंने इंस्ट्रूमेंटल चीजें सीखा। उसके बाद मैंने गायकी में हमारे प्रेम बालाघाटी जो काफी यानी मशहूर गायक थे, जज गायक में, तो उनसे फिर मैंने गायकी सीखी। अच्छा, तो जैसे अभी आप इतने सालों से गायकी इस क्षेत्र में है, गायन इस क्षेत्र में है, तो आपके लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए होंगे इस जर्नी में, तो उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं आप कि आपका ऐसा कुछ बहुत बुरा टाइम जब चल रहा होगा तो सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या था या फिर सबसे अच्छा टाइम आपका कौन सा था? नहीं, मेरा तो ऐसा अभी आज तक हुआ नहीं है, मगर मेरा समय तो काफी अच्छा गया है। अच्छा। और मुझे घर का भी सपोर्ट होने की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मगर प्रोग्रामों में जैसे हम लोग जाते थे, जैसा गुजरात है, हम लोग अदर स्टेट में काम करने जाते थे, तो वहाँ पे जैसा एक बार हादसा हो गया कि स्टेज पे करंट आ गया और पानी जम के आया। गुजरात में हम लोग थे, आनंद में प्रोग्राम दे रहे थे। उस पीरियड में ये थोड़ी सी घटना हुई थी। उसके बाद फिर कभी ऐसा हुआ नहीं। जी, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपके लाइफ में बहुत ऐसी बुरी घटनाएं नहीं घटी है, सब अच्छा अच्छा ही रहा है। तो आपका खुद का ऑर्केस्ट्रा है जी, बीके खिंची नाम से जी। तो आपको कब लगा कि मैं अभी खुद का ग्रुप तैयार कर सकता हूँ या फिर मैं एक ग्रुप को लेकर चल सकता हूँ? 1975 में मैंने ये सोचा कि भाई अभी मैं कंपटीशन कब तक लड़ूं, दूसरों के साथ में कब तक काम करूं, इसलिए फिर मैंने अपना एक ग्रुप तैयार किया। जी, तो आपने अब तक अनगिनत गानों में अपनी आवाज दी है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। जी, मैं मुकेश जी के तो गाने गाए गए हैं। मैंने अपनी जो सीडी बनाई है, मेरी अभी एक सीडी महिमा श्री गणेश की, जो नागपुर शहर के टेकड़ी मंदिर पे पहला सीडी है। दूसरा सीडी मैंने चलो रे राम के धाम रामटेक पे बनाई है और उसमें जो नागपुर शहर से जो राम जी का शोभा यात्रा निकलती है उसके ऊपर में मैंने उसमें गाया हुआ है। तो वो भी काफी यानी अभी मार्केट में आने की है। उसके बाद में मैं अभी तीसरी कैसेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो शारदा माई के ऊपर में है।
जी उसका भी रिकॉर्डिंग चालू है। जी। तो अभी विदर्भ की प्रसिद्ध मुकेश जी की आवाज अगर हमारे स्टूडियो में आई है तो एक थोड़ा सा 2 लाइन तो होनी ही चाहिए। जी देखिए, मुकेश जी की आवाज में जो संतत है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के गीतों में उन्होंने उसको यूज किया है। बराबर। अब जैसा है, जैसे गजल के रूप में उन्होंने पेश किया है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरी ज़ल्फ़ों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। इस तरीके से मुकेश जी के कई गाने हैं जो जी जितने गाए उतने कम हो गए। जी जी ये तो सही बात है कि आपको मुकेश की आवाज क्यों कहते हैं ये आज हमको पता चल गया है। हमने लाइव सुना है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। लेकिन मैं ये बात तो पूछना चाहूंगी कि आप गाना तो गाते थे, लेकिन आपको ये कब पता चला कि आपकी आवाज मुकेश जी की जैसी है, या फिर कोई होता है ना हमारे आसपास की, वो हमें बोलता है कि यार आपकी आवाज तो मुकेश जी की जैसी है, जी। तो आपको ये नाम कब मिला? जैसे मैं मुकेश जी के बचपन से मुकेश जी को ही फॉलो करता था। अच्छा। उन्हीं के गीत गाता था। तब किताबें वगैरह नहीं थी गाने की, तब हम लोग रेडियो में जो गाने आते थे तो वो हम लोग उसको लिखते थे। तो एक गाना लिखने के लिए कम से कम कई बार वो रेडियो को चालू करके हमें सुनना पड़ता था कि ये गाना आना चाहिए, ये गाना आना चाहिए। तो कभी कभी हम 2 लाइन लिख पाते थे, कभी कभी उसका अंतरा लिख पाते थे। इस तरीके से वो गाना कंप्लीट करते थे और फिर हम मुकेश को फॉलो करते थे, वो रिकॉर्ड में किस तरीके से गाए गाने। फिर हम वो प्रैक्टिस करते थे। फिर प्रैक्टिस करते करते फिर हम लोग वो गाने लगे उनकी आवाज में। फिर लोगों ने भी सहारा कि भाई चलो आपकी आवाज बहुत बढ़िया है, आप इसको अच्छे तरीके से स्टेज पे पेश करो। फिर हमने अपना ग्रुप बना के पेश करना शुरू किया। आपको बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इसी की वजह से कि आप मुकेश जी की आवाज में बहुत अच्छे से गाना गाते हैं, तो हमें उनसे बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमें सबसे पहले तो मुझे शास्त्रीय सोशल फोरम की तरफ से मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद में मुझे वर्धा में भारत अपने विदर्भ रत्न का पुरस्कार मिला। इस प्रकार काफी पुरस्कार है जो यहाँ मुझे मिले हैं। जी, तो आपके ऑर्केस्ट्रा में कितने लोग हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो भी प्ले करते हैं वो पूरा ग्रुप कितने लोगों का है, और आज तक आपने कितने गायकों को अपने ऑर्केस्ट्रा में मौका दिया है? अब तक तो मैंने अनगिनत गायकों को गाना दिया है स्टेज पे। और ऑर्केस्ट्रा बोले तो उस समय हमारे टाइम में कम से कम हमारे कलाकार 35 होते थे, 35 से 40 लोग हुआ करते थे। बाप रे। अब तो 6 लोग और 7-8 लोगों में काम हो जाता है, क्योंकि उस तरीके के ऑर्गन आ गए हैं, उस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, रिदम आ गए हैं, पैड वगैरह बोलते जिसे वो आ गए हैं। तो उससे काफी फर्क पड़ा है। फिर भी आज यदि अच्छी गायकी के अंदर में यदि म्यूजिक देना है तो हमें वायलिन की जरूरत पड़ती है। यदि हमें स्ट्रिंग नहीं मिल पाया तो हम वो गाने को सजा नहीं सकते। तो उस वजह से आर्टिस्ट हमारे बढ़ जाते थे उस समय। अभी तो ये ऑर्गन और पेट के ऊपर में लोग प्रोग्राम कर लेते हैं, तो वो मजा और जो स्ट्रिंग के साथ अपने वायलिन के साथ में जो प्रोग्राम होता है उसका मजा कुछ अलग ही होता है। जी। जैसे अभी आपने बोला कि वो टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है और उसका जो रिजल्ट आता है उसमें भी बहुत फर्क है। बिल्कुल। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जैसे पहले सबको मतलब मैन्युअली सब कुछ करना पड़ता था, जो कि आज अभी इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि लोग कंप्यूटर पे भी टोन्स बना सकते हैं, या फिर जैसे कराओके सिस्टम होता है तो लोग उस पे भी बहुत से प्रोग्राम्स निकाल लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और अभी अगर किसी को ऑर्केस्ट्रा फॉर्म करना हो, अपना एक ग्रुप लेकर चलना हो, तो उसमें स्कोप है क्या? स्कोप तो काफी है। आज हमको कलाकार नागपुर शहर में मिलते नहीं है जी, क्योंकि कलाकारों को होटल वालों ने बुक कर लिया है।
तो हमें बड़े दिक्कत जाती प्रोग्राम के अंदर में उन्हें बुक करने के लिए। पहले हमारे ग्रुप में हर आर्टिस्ट अपने अपने ग्रुप में पैक होता था, अब तो वो फ्रीलांस वाला काम करते हैं। हाँ। तो उसमें हमें काफी दिक्कत होती है। और जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो गायक जो गाता है उसका कुछ गायकी का मजा अलग ही होता है। जी। कराओके का सिस्टम कैसा होता है कि भाई वो अपने एक ताली 1 या ताली 2 से उसने बजाया हुआ है, उसमें बजाकर उसने गाना छोड़ दिया है, और उसी म्यूजिक के साथ में कोई नया सिंगर यदि गाता है उसको तकलीफ तो होती है, मगर उसे पता नहीं चलता कि मुझे तकलीफ हो रही है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। जी, ये तो बात सही है कि वो एक पर्टिकुलर स्केल में बना हुआ म्यूजिक रहता है और हर गायक का एक अलग स्केल रहता है, अलग स्केल रहता है, तो उसके हिसाब से उनको गाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वो लाइव म्यूजिक था, उसका मजा कुछ और ही था, और यहाँ पर कराओके अगर हम गाते हैं तो उसका मजा कुछ और ही है, या फिर उसकी दिक्कतें कुछ और ही है। लेकिन जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि पहले बहुत ज्यादा लोगों को लेकर एक ऑर्केस्ट्रा फॉर्म करना पड़ता था, और अभी एक मतलब 4-5 लोगों में काम हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि मतलब कम लोगों में काम हो रहा है तो ये अच्छा है, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो वो भी अच्छा है? ऐसा कई बार होता है। क्या होता है, जैसे हमारे पास बुकिंग आता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, हमसे 20,000 में हमारा प्रोग्राम कर दीजिए। अब आज का पोजीशन ये 20,000 में प्रोग्राम होता है, तो वो हिसाब से जब उनका जो बजट है वो बजट के हिसाब से हम उनको वो हिसाब से कलाकार प्रोवाइड करके प्रोग्राम उनको देते हैं उनके बजट के हिसाब से। और किसी का बजट अच्छा रहा कि भाई ठीक है आप अच्छा प्रोग्राम कीजिए, जो भी खर्चा है हम देंगे, तो उसमें आर्टिस्ट को भी हम लोग अपने हिसाब से पूरा लेते हैं, पूरा प्रोफेशनल आर्टिस्ट लेते हैं उस प्रोग्राम के अंदर में। और फिर अच्छा और भी कुछ अच्छा करना रहा तो हम मुंबई से वायलिन वालों को बुलाते हैं और वो प्रोग्राम हम यहाँ देते हैं। जी, ये तो हो गई ऑर्गेनाइजर की बात। जी। लेकिन एक कलाकार के तौर पर, जैसे आप भी खुद सिंगर है, आप कलाकारों की तकलीफों को जानते हैं, तो जैसे ये लोग अभी फ्रीलांस काम करते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल नीड या फिर जो भी उनका काम है वो उनको पसंद है, इसलिए 4 जगह पे अपनी कला दिखाना उनको भी अच्छा लगता होगा। लेकिन एक फाइनेंशियल वे में अगर हम विचार करें तो आपको लगता है कि इस फील्ड में लोग अपना करियर बना सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा के ऊपर निर्भर रह सकते हैं? अभी भी हमारे जितने कलाकार हैं वो इस पर ही निर्भर है जी। वो इतने प्रोग्राम कर लेते हैं महीने में कि वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं, उनको कमी नहीं होती है। मैं विदर्भ कलाकार संघ का अध्यक्ष था, तब मैंने कलाकारों के लिए काफी आंदोलन वगैरह किए, और कलाकारों के लिए मैंने आवास योजना यहाँ पे नागपुर में जमीन दिलवाई कलाकारों को, और कलाकारों के लिए पेंशन के लिए मैंने लड़ाई की, पेंशन उनको दिलवाया। ये 1984 में, अच्छा, उनको 1984 में मैंने ये सब करके दिया। तो कलाकार आज अपना कहीं होटलों में पैक हो जाते हैं, वो मंथली हिसाब से उनको पेमेंट होता है, और ऊपर का जो खर्चा आ जाता है कलाकारों को वो उनका अलग खर्चा निकल जाता है। तो इसमें वो कैरियर अपना बना सकता है जिस सही ढंग से वो अपना काम करे तो। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि कला के अलावा वो किसी दूसरे रास्ते में भटक जाते हैं, जिससे उनका जो खर्चा है वो कहीं और लग जाता है, उस वजह से वो तकलीफ में आते हैं। ऐसे कुछ कलाकार है जी। तो मेरा उनसे यही कहना है कि ये सब चीजों से दूर रहे और अपने काम पर, अपने कला पे ध्यान दे, तो उन्हें किसी बात की कमी नहीं है। बराबर, ये बात पक्की है। जी जी। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा
क्योंकि अभी बहुत से ऐसे कलाकार बच्चे या फिर हम युवा कह सकते हैं जिन्हें इस फील्ड में जाना है, लेकिन घर वालों की ये थिंकिंग होती है, ये विचार होते हैं कि ये सिर्फ शौक के लिए अच्छा है, तुम इसमें करियर नहीं कर सकते। ये बहुत से घरों में हम देख सकते हैं। सही बात। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, या फिर हमारे जो नए कलाकार हैं जो खुद भी डरते हैं कि मैं करूंगा तो मैं आज जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन अभी है। तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, लोग फोन पे भी गाना गाते हैं, सही बात। इंस्टाग्राम पे रील्स पे भी आता है, तो कंपटीशन बहुत है, लोग डरते भी है, घर वालों को भी टेंशन होता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उसमें ऐसा है, जो नए कलाकार आना चाहते हैं वो पूरे दिल से इसमें लगन से आए और अच्छे गुरु के पास में उसकी पहले तालीम ले और उसके बाद में फिर इस लाइन में आए। ये एक हॉबी के तौर पे आप बना सकते हैं इसको, मगर पढ़ाई आपकी बहुत जरूरी है। साथ साथ में आपकी पढ़ाई जरूरी है और आप इसको भी, आपने है वो चीज, आपने वो कला दिखाने की हिम्मत है, तो आप इसको अपना हॉबी बना के चला सकते हैं जी। और इसे आप अपनी रोजी रोटी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छे कलाकारों के साथ रहकर पूरा सीखना होगा जी। इसमें आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाकर उसकी तालीम लेना होगा। इसके डिग्री कोर्स होते हैं, वो कोर्स करना पड़ता है। वो सब करके आप जब आते हैं तो आपको इसमें रोजगार मिल सकता है। जी, सर ने आज बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं, लेकिन किसी भी कला को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, उसमें अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको तालीम करना बहुत जरूरी है और उसकी अच्छे से सही शिक्षा लेना और अच्छे गुरु के पास सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं वैसे इस चीज की भी पढ़ाई कीजिए और इसमें रोजगार आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें करियर भी हो सकता है। ये आज हमारे सर ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, आपने अपना कीमती समय दिया, हमें अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। ऐसे ही मिलेंगे नए कलाकारों के साथ, तब तक देखते रहिए महासागर। नमस्कार।